Hello everyone, welcome to Kate Academy. My name is Ruksar and today we are going to start our next topic which is determinacy and indeterminacy of the structure. But before we start, हमने जो पहले जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ द सपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझने के पहले मैंने आपको ये बताया था कि सपोर्ट्स क्या है। मैंने बताया था कि सपोर्ट क्या करता है। सपोर्ट रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करता है टू द मूवमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। और इसके बाद फिर हमने देखा था कि रोलर सपोर्ट क्या होता है। रोलर सपोर्ट के लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कि एक कोई व्हीकल है, व्हीकल में जो उसके जो टायर्स होते हैं वो बिल्कुल ही रोलर सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं। इसके बाद हमने देखा था फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में मैंने बताया था कि तीन रिएक्शंस होंगे। फर्स्ट होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, देन होगा वर्टिकल रिएक्शन एंड फिर क्या होगा, मोमेंट होगा। और इसमें हमने देखा था कि अगर कोई हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस डेवलप हो रहे थे, जो कि एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल था। बट रोलर में हमने देखा था कि सिर्फ एक ही रिएक्शन जो है वो आया था, जो कि कौन सा डायरेक्शन में था, वर्टिकल डायरेक्शन में था। और साथ ही देखा था हमने कि अगर एक रोलर सपोर्ट है तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। ओरिएंटेशन मीन्स अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या आएंगे और डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस क्या आएगा। तो मैंने बताया था कि अगर रोलर का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो एक आएगा, बट डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन होगा। मैंने ये बताया था। एंड यहाँ पे अननोन अननोन रिएक्शंस कितने हैं, एक है। और वैसे ही अगर इसका मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, अगर ये वर्टिकल कर दूं, तो वर्टिकल में जो रिएक्शन डेवलप होगा वो हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के पैरेलल होगा, मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पे भी क्या था कि अननोन नंबर ऑफ रिएक्शंस जो थे वो एक था, बट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया था। हमने देखा था ये चीज। और इसके बाद यहाँ पे अननोन नंबर ऑफ रिएक्शन एक था और डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया था, डायरेक्शन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन हो गया था। बट यहाँ पे क्या था, वाई डायरेक्शन था। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन हुआ। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हमने इस सपोर्ट को इंक्लाइन में रखा तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने डेवलप होंगे और कौन कौन से डायरेक्शन में हमको रिस्ट्रेनमेंट मीन्स रुकावट जो है वो मिलेगा। तो हमको पता चला था कि यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ रिएक्शंस आता है, बट हमको जो रिस्ट्रेनमेंट है वो दो डायरेक्शन में मिलता है, एक एक्स में और एक वाई में। और एक बात हमने और डिस्कस किया था कि ये रोलर सपोर्ट अगर ये रोलर सपोर्ट एक इंक्लाइन में है तो इसमें और एक हिंज सपोर्ट में फिर डिफरेंस क्या हुआ। हिंज सपोर्ट भी तो दो डायरेक्शन में हमको रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करता है, एक इस डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन इसलिए मिला था क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वो क्या है, नोन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई हमको एंगल नहीं मिलता है, और जिसके कारण हमको यहाँ पे दो मूवमेंट को रोकने के लिए दो डायरेक्शन इसको क्या करना होता है, रोकना होता है। इसलिए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हमको दो रिएक्शंस मिलते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा, बट हमको रिस्ट्रेनमेंट जो है वो दो डायरेक्शन में मिलता है। बिकॉज ये जो रिजल्टेंट जो फोर्स आ रहा है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आर एक्स वाई दो भी डिवाइड होगा, आर एक्स एंड आर वाई। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी प्रीवियस लेक्चर में, और ये सब चीजें हमको समझने की जरूरत क्या थी एक्चुअल में, क्या है, ये हम लोग अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी था, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जब मैंने इंट्रोडक्शन में जब समझाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था कि हमको रिएक्शंस के बारे में समझना है, और क्या समझना है, सपोर्ट रिएक्शंस, और साथ में बताया था इंटरनल फोर्सेस के बारे में समझना है। और साथ ही हमको ये भी जानना था कि सपोर्ट्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों को अब हम समझ चुके हैं जो बेसिक थे। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिटर्मिनेसी की हेडिंग डाल लेते हैं, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी।
ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। तो डिटर्मिनेसी का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेसी का मतलब समझने के पहले हमको दो वर्ड्स अच्छे से पता होना चाहिए, मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शंस। किसी भी स्ट्रक्चर में जो मेंबर फोर्सेस होते हैं और जो सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं, उसके कैलकुलेशन के लिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनफ है, मीन्स अगर हम नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेट। बट अगर अगर हम इंटरनल फोर्सेस मीन्स मेंबर के जो फोर्सेस हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था पहले भी कि शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्सेस, अगर हम ये और साथ ही साथ सपोर्ट रिएक्शंस, लाइक हमने जो देखा था जैसे हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस थे, वो सारे रिएक्शंस और ये मेंबर के जो फोर्सेस है मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। बट वही अगर हम नहीं कर पाए सॉल्व, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, वहां से हम रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो वो किस में कंसिडर करेंगे? हम उसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चर in which all member forces all member forces and support reactions can be calculated with the help of equation of equilibrium then the structure is said to be determinate structure. डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज फॉलो नहीं हुई और इफ नॉट फॉलोड this condition then it will be indeterminate structure. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। ये चीज समझ सकते हैं, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक स्ट्रक्चर जिसमें मेंबर फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे हैं, और अगर ये सारे रिएक्शंस और ये सारे रिएक्शंस और साथ ही साथ ये जो मेंबर फोर्सेस है लाइक शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस अगर हम कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और अगर नहीं कर पाए तो वो क्या कहलाएगा? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, मीन्स अगर मान लो नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो ज्यादा हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस 10 है एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो 9 है, तो क्या यहाँ पे हम सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, जो कि वो अननोन रह जाएगा, तो उसके कारण हम उस स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये जो मेंबर फोर्सेस है वो हम कैसे बता सकते हैं कि किसी बीम पे कौन सा मेंबर फोर्स आने वाला है। मेंबर फोर्स, तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेंबर फोर्स डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ मेंबर क्या है। मेंबर क्या है मतलब क्या हो सकता है कि हमने देखा था तीन, पहला बीम के बारे में पढ़े थे,
अगर कोई मेंबर बीम है तो उस पे मेंबर फोर्स कौन कौन सा आएगा, बताया था मैंने, 3 आएगा। पहला एक्सियल फोर्स आ सकता है, एक्सियल फोर्स आ सकता है, दूसरा बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, तीसरा शेयर फोर्स आ सकता है। तो यहाँ पे मेंबर फोर्स मीन्स क्या हुआ, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। साथ ही साथ अगर कोई एक्सियल मेंबर रहा, एक मैंने बताया था एक्सियल मेंबर, तो अगर एक एक्सियल मेंबर रहेगा तो वहां पे जो फोर्सेस आते हैं वो कौन सा आता है, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स आएगा जो कि होगा एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, और तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी बीम पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। इस पॉइंट को अगर मैं अलग से रखूं तो यहाँ पे एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट, यहाँ पे 3 आ रहा है। बट इसमें क्या बताया था, इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जो कि टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कंप्रेसिव भी हो सकता है। और थर्ड बताया था केबल के बारे में, थर्ड बताया था केबल के बारे में। तो केबल भी क्या था, एक एक्सियल मेंबर था, और एक्सियल मेंबर में मैंने ये बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्स ही कैरी करेगा। ठीक है, मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्स ही आएगा। ये भी क्या है, एक एक्सियल मेंबर है, एक्सियल मेंबर है। ठीक है, तो ये चीज एक बार हम डेफिनेशन पे फिर से चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज अ स्ट्रक्चर इन विच ऑल मेंबर फोर्सेस, ऑल मेंबर फोर्सेस का मतलब क्या, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द मेंबर, हम कौन सा मेंबर चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से वहां पे इंटरनल फोर्सेस जनरेट होने वाली है। तो ये इंटरनल फोर्सेस हमको इसे ही कैलकुलेट करना है। और साथ ही क्या बोला इसने, सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन भी हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, कि अगर हिंज हुआ तो 2 सपोर्ट रिएक्शन, अगर रोलर हुआ तो एक सपोर्ट रिएक्शन, और अगर फिक्स्ड बीम हुआ तो यहाँ पे 3 सपोर्ट रिएक्शन आने वाला था। तो हमको क्या करना है, इन सपोर्ट रिएक्शंस को और ये इंटरनल फोर्सेस को हमको ये कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था। अगर 2 डायमेंशन एनालिसिस करते हैं किसी स्ट्रक्चर का तो वहां पे मैंने बताया था नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने थे, 3 थे। क्या था, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट दैट डायरेक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, किसके लिए था, 2D के लिए था। इसलिए हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया जिसमें जितने भी बेसिक वर्ड्स थे जो हमको यूज करने थे, जैसे इक्विलिब्रियम, कंपैटिबिलिटी, मेंबर फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ों को पहले स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है कि वो क्या है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है डिटर्मिनेसी, इसको हमने स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स वही यूज होने वाले हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। इसके बाद अगर ये चीज फॉलो नहीं हुई, मतलब अगर इन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ये सारे फोर्सेस मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँ तो उसे क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो उसे क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद चलते हैं कि हम प्रैक्टिकली किसी स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाते हैं या इनडिटर्मिनेट बनाते हैं, है ना। तो इसको पहले समझते हैं कि इन स्ट्रक्चर जनरली we use indeterminate स्ट्रक्चर। तो हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को क्यों चूज करते होंगे, इसका कुछ रीजन होता होगा कि हम क्यों इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को चूज कर रहे हैं। इसको समझने के लिए एक बार एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करूं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और
एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो इसमें एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा और एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, ठीक है, ए दिया, बी दिया, और सेंटर पे एक लोड आ रहा है पॉइंट पी जो कि सी पॉइंट पे है, ठीक है। अब मैंने इसे बोला कि ये एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, अब वो कैसे है हम वो आगे चल के देखेंगे, बट अभी ये मान के चलते हैं कि ये एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैंने बोला कि ये एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो हमने सबने हम सबने पढ़ रखा है कि मॉस में हमने पढ़ा है, मीन्स सोम में हमने पढ़ा है कि अगर किसी बीम पे सेंटर पे पॉइंट लोड आता है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा इसके लिए, PL/4, PL/4, ठीक है, PL/4, और सिंपली सपोर्टेड में PL/4, और सिंपली सपोर्टेड में जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे मोमेंट यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ए पे 0 होगा और बी पे भी 0 होगा। अब इसका रीजन यही है कि अगर एक फिक्स्ड, अगर ये एक हिंज सपोर्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करता है ना, पहला एक्स डायरेक्शन, दूसरा वाई डायरेक्शन, मीन्स अगर उसमें कोई रोटेशन आएगा तो वो रोटेशन को रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इसलिए रोटेशन अगर रोक नहीं पाएगा तो यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा क्या, नहीं होगा। इस लोड के कारण आने वाला यहाँ पे कोई भी मोमेंट जो जनरेट नहीं होगा। और वैसे ही सेम इस पॉइंट पे भी यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड होगा, बट कोई मोमेंट जो है यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये इसको कैरी नहीं कर सकता किसी भी रोटेशन को। तो इसके कारण यहाँ पे क्या आएगा, PL/4 सेंटर में इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो गया, PL/4। अब सेकंड चलते हैं कि अगर मैं एक फिक्स्ड सपोर्ट लूं, अगर एक मैं फिक्स्ड बीम लूं, इसे बोला A, ये B, और यहाँ पे लग रहा है पॉइंट लोड P जो कि है C पॉइंट पे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये क्यों है इसको हम आगे चल के देखेंगे, अभी सिर्फ ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लोड जो होगा, इस पॉइंट लोड के कारण इस पॉइंट सी पे कितना मोमेंट आएगा, ठीक है, कितना मोमेंट आएगा। तो इस ए पॉइंट पे मोमेंट आता है PL/12, बी पॉइंट पे भी आएगा PL/12, बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा, और सी पॉइंट पे आएगा PL/8, PL/8। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आ रहा है, PL/8, PL/8। अब इसे कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट सी पे PL/4 था, और वही जब हमने फिक्स्ड सपोर्ट्स प्रोवाइड किया तो इसमें पॉइंट सी पे इसका हाफ आ रहा है जो कि PL/8 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने सपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है, अगर हम अपने सपोर्ट्स को क्या कर दे, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दे, तो यहाँ पे इस बीम में आने वाला जो यहाँ पे मोमेंट होगा सेंटर पे वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। तो हम एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, हमें क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना है। इकोनॉमिकल मतलब जितना ज्यादा हमको रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना ही मटेरियल वहाँ पे यूज करें, और हमारा जो वहाँ पे इकोनॉमी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो यहाँ पे हमको क्या फायदा होगा अगर हम एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर चूज करते हैं, तो यहाँ पे हमको ये फायदा होगा कि अगर बेंडिंग मोमेंट कम होगा, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो हाफ हो रहा है मीन्स कम हो जा रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर यहाँ पे कम होगा तो हमें क्रॉस सेक्शन जो होगा, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा वो भी हम कम प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, डेड लोड जो है वो भी कम होगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल कॉस्टिंग जो होगी वो कम
हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। बट इस केस में हमको वैसा नहीं था, हमको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो कितना आया था, PL/4 आया था, और ये ज़्यादा ही प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू हमारा फिक्स्ड बीम है। तो यहाँ पे हमको मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो साइज होगा, वो हमेशा इसमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, बट इसमें हमको कम यूज़ करना पड़ेगा। बट एक चीज़ है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे जो सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। मतलब हमको सपोर्ट्स पे ज़्यादा जो है उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे जो है हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि इन indeterminate structure, in indeterminate structure bending moment developed will be less, hence cross section area requirement reduces। ठीक है, तो इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बेंडिंग मोमेंट डेवलप जो हो रहा था वो क्या होगा, लेस होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो हमको यहाँ पे कम लगता है। और साथ ही साथ इसके कारण क्या होगा, जो डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर होगा, डेड लोड ऑफ डेड लोड ऑफ structure is also reduces। तो डेड लोड के बारे में मैंने बताया था कि डेड लोड का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड, उसका खुद का लोड। तो अगर हमने मटेरियल कम लगाया तो वहाँ पे उसका क्या होगा, जो डेड लोड होगा मीन सेल्फ वेट होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग अपने सपोर्ट्स को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किए, तो उसके कारण क्या हुआ कि बेंडिंग मोमेंट कम हो गया। बेंडिंग मोमेंट के कम होने से हमको वहाँ पे क्या क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं होगी, कम हम यूज़ करेंगे, और उसके कारण हमारा डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो भी कम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे जो लोड ट्रांसफर करने का जो पाथ है, ठीक है, हियर मल्टीपल पाथ ऑफ लोड ट्रांसफर इज अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल। अब जिसके कारण क्या फायदा होता है हमको, हेंस फेलियर ऑफ वन मेंबर does not lead to collapse of the structure। ठीक है, क्या लिखा मैंने, डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड, ये समझा दिया। इसके बाद इस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो फेलियर का जो हमको जो लोड ट्रांसफर करने का जो पाथ है वो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, मल्टीपल मिलता है, मतलब 2 से ज्यादा मिलता है। तो अगर कोई एक मेंबर भी फेल हुआ तो वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कोलैप्स नहीं कर सकता, ये इसका एडवांटेज होता है। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, कि हमको एडिशनल कॉस्ट की जो है रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें अपना जो सपोर्ट है उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हियर in indeterminate structure
supports required to be more stronger, supports required to be stronger, so we need to additional cost for the supports, ठीक है। ये हो गया। हमको यहाँ पे क्या करना है, सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए हमको यहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पर ये उतना नहीं होता है जितना हमको एक क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने में लगता। मतलब जो हम यहाँ पे इकोनॉमी जो कर रहे हैं, जो जब मैंने एग्जाम्पल दिया था सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो वहाँ पे हमको मटेरियल कॉस्टिंग ज़्यादा क्यों हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा था। बट यहाँ पे भी हमको क्या हो रहा है, एडिशनल कॉस्ट तो रिक्वायर्ड है, बट इसका कॉस्ट उतना नहीं आएगा जितना हमको सिंपली सपोर्टेड बीम में हमको देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, इफ सपोर्ट सेटलमेंट्स and temperature variation occur additional stresses will be developed। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दो ड्रॉबैक बोल सकते हैं हम, कि हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो सपोर्ट का सेटलमेंट हुआ या फिर टेम्परेचर वेरिएशन होगा, तो हमको यहाँ पे एडिशनल स्ट्रेसेस देखने को मिल सकती है। और मैंने टेम्परेचर वेरिएशन का एग्जांपल भी दिया था कि मैंने एक फिक्स्ड बीम बना के दिखाया था, और जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो ये क्या होता है, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, तो उसको रोकने के लिए जो है ये सपोर्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे ये जो एडिशनल जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए। क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। In indeterminate structure, bending moment developed will be less, hence क्रॉस सेक्शन रिक्वायरमेंट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्या देखा, यहाँ पे मल्टीपल पाथ ऑफ लोड ट्रांसफर अवेलेबल है, जिसके कारण अगर मान लो कोई एक मेंबर भी फेल हुआ तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल बहुत ही हमारे लिए यूजफुल होगा स्ट्रक्चर के लिए। सेकेंड कि अगर हमको बेंडिंग मोमेंट कम चाहिए तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि सपोर्ट्स को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि हमको सपोर्ट को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और यहाँ पे एक चीज आ सकती है कि अगर मान लो सपोर्ट सेटलमेंट हुआ या टेम्परेचर वेरिएशन हुआ तो यहाँ पे कुछ एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो कि होगा, लिख लेते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल determinacy of the structure इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी और इंटरनल डिटर्मिनेसी का मतलब क्या है, मतलब जो टोटल जो डिटर्मिनेसी है वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी
प्लस इंटरनल डिटर्मिनेसी का। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं इसको कि एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी क्या होगा। एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी क्या होगा? एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर एक्सटर्नल डिटर्मिनेट तब कहलाएगा जब उसमें आने वाले जो सपोर्ट रिएक्शंस है वो एनालाइज हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, लिख लेते हैं, अ स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अ स्ट्रक्चर is said to be externally determinate if support reactions can be calculated by equilibrium conditions, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में, आज के जो लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सपोर्ट रिएक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर वो रिएक्शंस हम सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन अगर ये चीज फॉलो नहीं किया है ना, अगर ये कैलकुलेट नहीं कर पाए हम, इफ नॉट फाउंड देन it will be indeterminate, externally indeterminate structure. Externally it will be externally indeterminate structure. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे दो चीज ही काम की है, यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये सपोर्ट रिएक्शन और दूसरा आएगा मेंबर फोर्सेस। ठीक है, तो ये मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। सपोर्ट रिएक्शन मतलब कि कोई भी सपोर्ट में आने वाला जो रिएक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, और मेंबर फोर्स या फिर इंटरनल फोर्सेस की जब बात करेंगे तो बीम में किसी लोड के कारण आने वाले जो इंटरनल फोर्सेस जो डेवलप होते हैं, लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्सेस, ये उसकी बात करता है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। तो अगर एक्सटर्नली, यहाँ पे अगर जब हम यूज करेंगे एक्सटर्नल वर्ड मीन्स एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे तो हमको सपोर्ट रिएक्शन को कंसिडर करना है। बट अगर हम इनडिटर्मिनेट में अगर हम इंटरनली डिटर्मिनेसी की बात करेंगे, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमको इसके मेंबर फोर्सेस को कंसिडर करना है। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं इंटरनल ठीक है, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। तो देखते हैं इंटरनल डिटर्मिनेसी का मतलब क्या होता है। इफ member forces can be calculated by using equation of
static equilibrium, static equilibrium. The structure is said to be internally determinate. Internally determinate. ठीक है, तो इसके बाद अगर इसको मैं ये बताऊं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक indeterminacy, ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें अभी हमने देखा, दो देखे थे, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक indeterminacy, जिसको शो करते हैं DSE से, ठीक है। और उस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल स्टैटिक indeterminacy, ठीक है, जिसको लिखते हैं DSI से, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, सपोर्ट रिएक्शंस, है ना, सपोर्ट रिएक्शंस। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट मेंबर फोर्सेस, इसमें क्या क्या देखा था, शियर फोर्स, क्या क्या होता है, शियर फोर्स, फिर बेंडिंग मोमेंट, और एक्सियल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है सपोर्ट रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस number of unknown forces which is access to equilibrium equation। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ डिग्री, जो हमने लिखा ना हेडिंग, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बात करूं सपोर्ट रिएक्शंस की, तो इस केस में जो एक्सेस नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस है, जो कि एक्सेस है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, मीन्स एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। अगर मान लो सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे हैं 4 और हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है 3, तो यहाँ पे एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उस स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी।
ये वही लिखा है हमने, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को हम शो करते हैं DSE से, जिसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस विच इज एक्सेस टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, नंबर ऑफ unknown forces, unknown internal forces that are access to equilibrium equation। ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अगर मान लो 1 आया तो 1 डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कहलाएगा वो। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल कहलाएगा। तो अगर हम जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको लिखा है DSI, हाँ ठीक है। तो जब हम टोटल निकालेंगे स्टैटिक डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी तो वो क्या हो जाएगा, DSE प्लस DSI। ठीक है, DSE प्लस DSI, यहाँ पे E मतलब क्या है, एक्सटर्नल, और I का मतलब क्या है, इंटरनल। तो जो डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी है वो किससे मिलके बनता है, दो से मिलके बनता है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दोनों अलग अलग फोर्सेस का कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जितना भी अननोन फोर्सेस जो बच जाता है, जो सॉल्व नहीं हो पाता है, उसके एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि एक कंटिन्यूअस बीम है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस बीम बनाया मैंने, और इसका नाम दिया पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, और इस पे एक लोड आ रहा है पॉइंट P, जो कि है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल लोड है, और ये है UDL। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हमको DS निकालना है जब, ठीक है, तो ये DS में ये जो लोड्स आ रहे हैं इसका हमको कोई यूज नहीं है। क्यों, क्योंकि इस लोड के कारण ही इसमें इंटरनल रिएक्शंस आ रहे हैं और मेंबर फोर्सेस आ रहे हैं, मीन सपोर्ट पे रिएक्शन इसके कारण ही आ रहा है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको निकालना है सपोर्ट रिएक्शंस और मेंबर में फोर्सेस। तो उसके पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें एक सेक्शन डिवाइड करते हैं, एक सेक्शन कट करते हैं, एक्स एक्स, और एक यहाँ पे वाई। ठीक है, वाई। अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं इस पॉइंट A से लेके इस सेक्शन एक्स एक्स तक जो कट किया हमने वहां तक में लोड क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा एक रिएक्शन Q, क्योंकि ये हिंज है, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। और यहाँ पे जो सेक्शन कट किया है, क्योंकि ये बीम है, तो बीम में मैंने क्या बताया था, 3 अननोन फोर्सेस है ना, 3 रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक वर्टिकल, फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एक रोटेशन। ठीक है, इसके बाद ये क्या हुआ, ए हुआ है ना, ए हुआ। अब देखते हैं एक्स एक्स, ये भी एक्स था, और वाई वाई के बीच में कितने फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं सेक्शन कट करके, कि इस सेक्शन में कितने फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो पहला सपोर्ट रिएक्शन, और दूसरा बीम का इंटरनल फोर्सेस, मतलब मेंबर फोर्सेस। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे सपोर्ट पे क्या आया, 2 फोर्स आया, यहाँ पे कितना आया, 3 फोर्स आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये पॉइंट होगा, इसके इस तरफ जितने भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको यहाँ पे भी देना होगा, ताकि जब ये एक मर्ज होगा तो ये पॉइंट जो है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, मीन्स इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन एक्स का इस तरफ है
तो हम इसको क्या कर देते हैं कि हम इसका डायरेक्शन जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर एच यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे वाई डायरेक्शन का भी जो है चेंज हो जाएगा, और जो रोटेशन होगा वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ताकि ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे मैंने बनाया एंटी क्लॉकवाइज। जब ये मर्ज हो तो वो क्या हो, वो पॉइंट स्टेबल हो, ताकि क्या हो, ये अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस जो है खुद को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट बी, एक्स और वाई के बीच में क्या आ रहा है, एक सपोर्ट बी आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एक फोर्स आएगा, एक फोर्स आएगा। मैंने रिएक्शन का बस क्या कर दिया, डायरेक्शन दे दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इस y पॉइंट पे भी क्या होगा, इस वाई वाई एक्सिस पे भी क्या होगा, एक वर्टिकल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक रोटेशन। क्यों आ रहा है, क्योंकि बीम को हमने कट किया है, और बीम पे क्या आता है, 3 फोर्सेस आते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी। इसके बाद इसको आगे चलते हैं, वाई वाई से लेके सी तक, वाई वाई से लेके सी तक ये सी पॉइंट है, और यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ कि ये क्या है, इसका वाई वाई एक्सिस है। तो वाई वाई एक्सिस है, इसके बाद तो इसमें भी सेम यही हमको अप्लाई करना है। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट करना है, और वर्टिकल डायरेक्शन भी क्या होगा, अपोजिट जाएगा। और यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोड बनाएंगे, मीन्स फोर्स, यहाँ पे जो मोमेंट है वो बनाएंगे। अब ये तो हो गया इस पॉइंट पे। इसके बाद आता है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे क्या है, रोलर है, मतलब कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन डेवलप होने वाला है। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ कि इसको मैं बोलती हूँ कि ये जो है, ये है R1। ठीक है, इसको दिया R2, इसको दे दिया R3, ये R4, और ये मोमेंट को दिया R5। ठीक है, अब इसका नाम फिर से हम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये वही चीज है जो कि क्या किया हमने, अपोजिट डायरेक्शन में किया है। तो इसको सेम नेम से देंगे, R3, R5, और ये क्या था, R4। अब 5 तक हो गया था, अब ये क्या होगा, R6। अब यहाँ पे देखो, R6 के बाद ये R7, R8, और ये R9, R9। ठीक है, इसके बाद ये फिर से इसका नाम वही रहेगा क्योंकि सेम है ये। R9, ये क्या था, R8, और ये क्या था, R7। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा R10। मतलब यहाँ पे इस कंटिन्यूअस बीम में हम अगर देखें नंबर ऑफ रिएक्शंस, जिसमें सपोर्ट भी है और दूसरा बीम का अपना मेंबर फोर्सेस भी है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 10। यहाँ पे हमको 10 रिएक्शंस जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तब जाके ये जो बीम है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या क्या कहलाएगा, कि वो क्या है, एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है और साथ ही इंटरनली भी डिटर्मिनेट है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक बीम में इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। यहाँ पे भी 3 मिलेगा, इस पे भी 3 मिलेगा, और इस पे भी 3 मिलेगा। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, एंड समेशन एफ जेड इज इक्वल टू 0। कोई भी स्ट्रक्चर तभी स्टेबल होगा या इक्विलिब्रियम में होगा जब उसमें एक्स डायरेक्शन में आने वाले सारे फोर्सेस का समेशन 0 के इक्वल हो। ये बात मैंने बताया था पहले। सेम वाई डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस का समेशन जो है वो 0 हो, और साथ ही साथ मोमेंट, सॉरी मोमेंट था ये, मोमेंट जो होगा जेड डायरेक्शन में, वो उसका भी समेशन जो है 0 होना चाहिए। तो उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस,
unknown forces of the beam कितने हैं टोटल? 10 है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो कितने? 9 है। क्यों? लिख लेते, 3 फॉर ईच मेंबर। तो अगर मुझे डिटर्मिनेसी निकालनी है इसकी तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बारे में मैंने क्या बताया था? DSE प्लस DSI। ठीक है, तो ये जितने भी हमने E मतलब इस एक्सटर्नल की जो बात किया है वो किसके लिए किया था? जो फोर्सेस यहाँ पे लग रही है, सपोर्ट्स पे लग रही है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल के लिए होगा। यहाँ पे लग रही है, और कहाँ पे हमारा सपोर्ट था? B पॉइंट पे था, मीन्स ये, और C पॉइंट पे था ये। बट DSI किसके लिए कंसिडर हो रहा है? जो हमने बीम को कट किया, तो यहाँ पे बीम में जो 3 रिएक्शन जो आ रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस जो आ रहे हैं, ये इसकी बात हो रही है। तो हम यहाँ पे टोटल को ऐड कर देते हैं, तो टोटल कितना आया था हमारा? 10 आया था। तो क्या करना है यहाँ पे हमको? नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस को माइनस करना है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो वो कितना निकल के आ जाएगा? टोटल कितना था? 10 था, माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 9, तो विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना होगा? 1 डिग्री। मीन्स सिर्फ एक फोर्स ऐसा होगा जो अननोन होगा, जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो हमको पता चल जाए तो हम उसके हेल्प से सारे फोर्सेस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज को देख लेते हैं इस डायग्राम में, कि अगर हमको इस R1 से लेके R10 तक में से सिर्फ कोई एक फोर्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम सारे फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अननोन फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी signifies minimum number of unknown forces that are required to be known for the calculation of other unknown forces। इसका मतलब क्या?
वो मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस जो जरूरी था हमको, जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले थे, बाकी नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस को कैलकुलेट करने वाले थे। जैसे हमने जो एग्जांपल देखा यहाँ पे क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस क्या था, 1 था। अगर हमको ये मालूम चल जाएगा तो हम बाकी के जो 9 फोर्सेस है हम वो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी सिग्निफाइज मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी नोन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अदर अननोन फोर्सेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेसी, जिसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम फिर वो समझेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।